माँ पापा की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई तो मेरा 13 साल का भाई समोसे बेचने लगा और जो पैसे लाता उस समय अपनी पढ़ाई करने लगी। तो चाचा चाची भाई से कहते कि तुम खुद पढ़ो, बहन को पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई उनकी कोई बात ना सुनता। यूँ मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई और भाई मजदूरी करके मुझे पढ़ाने लगा और मैं स्कॉलरशिप पर अमेरिका चली गई और वहाँ शादी कर ली और पैसा आने के बाद भाई को भूल गई। काफ़ी साल बीत गए तो एक दिन मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेने इंडिया आई और जब घर गई तो ये देखकर दंग रह गई कि दीदी आपको फ़ीस के लिए और कितने पैसे चाहिए होंगे। आशू ने मुझसे सवाल किया। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, इस पर थकन साफ दिखाई दे रही थी। वो पसीने से मैं बिल्कुल भीगा हुआ था। वो अभी दोपहर का खाना खाने के लिए आया था और मुझसे मेरी फ़ीस का पूछ रहा था। 2,000 और चाहिए, मैंने कहा तो उसने सर हिलाया और कहने लगा, मैं परसों तक आपको 2,000 भी करके दे दूँगा। मुझे अपने भाई पर बहुत प्यार आया था। बस एक बार मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाए और मेरी कहीं जॉब लग जाए, फिर मैं अपने भाई को ऐसे थकने नहीं दूँगी। मैंने दिल में सोचा। मैंने आशु को खाना दिया। वो खाना खाकर एक बार फिर से काम पर चला गया, मगर रास्ते में चाचा ने रोक लिया। आशु बेटा कहाँ जा रहे हो? दोपहर का समय था, कुछ देर आराम कर लेते। नहीं चाचा, इस समय स्कूल में छुट्टी होती है, बच्चों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाती है, मेरी अच्छी कमाई हो जाती है, इसी वजह से जा रहा हूँ। अभी दीदी की फीस में 2,000 रुपये कम है, जो मुझे जैसे तैसे करके वो 2,000 रुपये इकट्ठे करने हैं। आशु ने कहा तो चाचा ने में सर हिलाया। चाची दरवाजे के बीच खड़ी हुई, उन्हें देख रही थी। कहने लगी, आशु बेटा खुद पढ़ाई करो, क्या बहन की पढ़ाई पर पैसा लगा रहे हो? बेटियां तो वैसे भी पराया धन होती हैं, एक दिन विदा होकर चली जाती हैं। देख लेना, कल को जब तुम्हारी बहन पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएगी तो तुम्हें पूछेगी भी नहीं, अपने घर बार में खो जाएगी। इसलिए अच्छा है कि खुद पढ़ाई करो। जितनी मेहनत करते हो आराम से अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा लोगे। और स्वरा की चिंता ना करो, हम कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर देंगे। सारे परिवार वाले मिलजुल कर ये जिम्मेदारी उठा लेंगे। वो हम सब की बेटी है। नहीं चाचा, मैं पढ़ूं या मेरी दीदी पढ़े, एक ही बात है। और मैं नहीं चाहता कि पापा के बाद उन्हें किसी चीज़ की कमी का एहसास हो। पापा ने उन्हें उच्च शिक्षा दिलवाने का सपना देखा था और वो सपना मैं पूरा करूँगा। आशु ने जवाब दिया और काम के लिए चला गया, जबकि चाचा ने अफसोस नज़रों से उसकी तरफ देखा और घर की तरफ रवाना हो गए। हमारे हालात शुरू से ऐसे नहीं थे, बल्कि माँ पापा की मृत्यु के बाद ऐसे हो गए थे। पापा सरकारी विभाग में मामूली से क्लर्क थे, मगर हमारे घर का खर्चा बहुत अच्छे से चलता था, क्योंकि माँ भी सिलाई किया करती थी। हम दोनों बहन भाई पढ़ रहे थे, दोनों ही पढ़ लिख कर ज़िंदगी में कोई अच्छा ओहदा हासिल करना चाहते थे, जिसमें हमें पापा और माँ का पूरा सपोर्ट था। मगर जब माँ पापा दोनों का देहांत हो गया तो हमारे हाथ खाली रह गए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हमें तो खाने के लाले तक पड़ गए थे। तब आशु ने अपना स्कूल छोड़ दिया और मेहनत मजदूरी करने लगा। मैं भी कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर चुपचाप घर बैठ गई थी और कोशिश करने लगी कि कहीं से सिलाई का कोर्स वगैरह कर लूँ और घर में माँ की तरह सिलाई करना शुरू कर दूँ, ताकि घर का खर्च अच्छे से चल सके और आशु के कंधों का बोझ कम हो। मगर आशु कहने लगा, दीदी आपको पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और कॉलेज छोड़ते हुए ना जाने मेरे दिल को क्या हो रहा था। आशु की बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई थी और मैं बहुत खुश हो गई थी। आशु कहने लगा, मैं समोसे और चाट वगैरह बेचा करूँगा, इससे जो भी पैसे इकट्ठे होंगे हम आधे घर के खर्च के लिए रखा करेंगे और आधे आपकी पढ़ाई के लिए। भले हमारे पास खर्च के पैसे ख़त्म हो जाएं, लेकिन आपकी पढ़ाई वाले पैसों को हम हाथ तक नहीं लगाएंगे। इस तरह वो मेहनत मजदूरी करने लगा और मैं पढ़ाई करने लगी। मैं पढ़ाई में शुरू से अच्छी थी, इसलिए अच्छे नंबर लेकर पास होती गई और यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई, जहां पर मुझे स्कॉलरशिप मिली और अब मैं अमेरिका जाकर पढ़ सकती थी, अपने सारे सपने पूरे कर सकती थी। माँ के कुछ गहने पड़े हुए थे, ऐसे कठिन समय में वो काम आए और वो गहने बेचकर आशु ने मुझे बाहर भेजने का फैसला कर लिया। उस समय वो 18 साल का था, लेकिन इस कदर गंभीर हो गया था कि 28 साल का लगता था। उसे हर टाइम यही चिंता सताती रहती थी कि किस किस चीज़ में उसे बचत की जा सकती है और इस खर्च को मेरी पढ़ाई के लिए रखा जा सकता है।
मुझे उस पर बहुत प्यार आता था और कभी कभी अपने हालात को सोचकर दुख भी होता था। काश मैं अपने भाई की कुछ मदद कर सकती, लेकिन अब बस थोड़ा ही समय रह गया था। जैसे ही मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाती, मैं अपने भाई के कंधों से सारा बोझ उतार देती। बहरहाल रोते धोते मैंने इंडिया छोड़ दिया और अमेरिका चली आई। यहाँ आकर मैंने खूब मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने नौकरी की तलाश जारी रखी। पहले भी मैं कई जगहों पर जॉब ढूंढती रही, लेकिन सिवाय वेट्रेस के मुझे कोई और नौकरी नहीं मिल सकी थी और इससे मेरा खर्च मुश्किल से निकलता था। कई कई दिन तो मुझे भूखा रहना पड़ता था। फिर एक दिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और मुझे नौकरी मिल गई। जैसे ही नौकरी मिली, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो गईं। मेरी सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मैं अपना खर्च आराम से चलाने के साथ साथ बचत भी कर सकती थी। मेरे कॉलेज के एक लड़के से मुझे प्यार हो गया, जो मेरे साथ वेटर की जॉब करता था और अक्सर मेरे काम में मेरी मदद कर दिया करता था। उसने मुझे प्रपोज़ किया और हमने शादी करने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन शादी से पहले हम चाहते थे कि हम दोनों अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाएं। उसने भी मेरे साथ ही नौकरी की तलाश शुरू की थी, जो मुझसे 1 महीने बाद ही ख़त्म हुई। उसकी नौकरी मुझसे भी अच्छी लगी, इसलिए हमने एक फ़्लैट किराए पर लिया और शादी के बाद वहीं ज़िंदगी बिताने लगे। मैं नई खुशियों में इतनी व्यस्त हो गई कि आशु का ख्याल ही नहीं रहा। मुझे याद भी नहीं रहा कि इंडिया में मेरा एक छोटा सा भाई है, जिसने मुझे पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की थी। अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं किया था और 13 साल की उम्र से चाट समोसे बेचने शुरू कर दिए थे। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे नाम कर दी थी। उसने मेरी खातिर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। हालांकि वो मुझसे भी ज़्यादा समझदार था और उसे मुझसे भी ज़्यादा पढ़ने का शौक़ था। मैं सब कुछ भूल गई और स्वार्थी होकर सिर्फ अपने और अपने पति आनंद के बारे में सोचने लगी। और आनंद का एक दूसरे के साथ मैं और आनंद एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। समय बीतता गया और आनंद की जॉब अच्छी होने लगी, उसे प्रमोशंस मिलने लगे। एक दिन आनंद ने कहा कि अगर तुम चाहो तो नौकरी छोड़ दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे खर्चे उठा सकता हूँ। मैं खुश हुई, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से जॉब करती रही। आनंद अपने बहन भाइयों से फ़ोन पर घंटों बातें किया करता और उनके लिए गिफ्ट्स भेजता और उनकी फरमाइशें पूरी करता। आनंद की तरफ देखकर भी कभी दिल में ये ख्याल नहीं आया कि मैं आशु से बात करूं या उसकी फरमाइशों के बारे में पूछूं। चाचा चाची भी आशु को समझाते थे कि मुझे पढ़ाने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मगर उसने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा था और मैं इतनी स्वार्थी हो गई थी कि कभी आशु के बारे में नहीं सोचा। समय बीतता गया और मेरे यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। आनंद बहुत खुश था। मुझसे कहने लगा कि स्वरा, अब तुम जॉब छोड़ दो और सिर्फ हमारे बेटे का घर में ख्याल रखो। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। लेकिन मैंने जॉब फिर भी नहीं छोड़ी थी। बेटे अखिल की देखभाल के लिए मैंने नैनी रख ली थी। अब कई साल अमेरिका में बीत चुके थे और मेरा बेटा स्कूल जाने लगा था। आनंद कई बार इंडिया गया और मुझे भी चलने को कहता, लेकिन अमेरिका और उसकी चमक दमक छोड़ने का दिल ही नहीं करता था। इंडिया के हालात का सोचते ही दिल घुटन का शिकार होता था, क्योंकि वहाँ मैंने कई साल गरीबी देखी थी। इसलिए हर बार साफ इनकार कर देती कि अगर तुम्हें इंडिया जाना है तो अकेले चले जाओ, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आनंद हैरान होता और पूछता कि क्या तुम्हारे घर वाले नहीं हैं, तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई या कोई और रिश्तेदार जिनसे तुम्हें मिलने को दिल करता हो, जिनकी तुम्हें याद आती हो? मैं नहीं में सिर हिला देती और कहती कि नहीं, मेरा कोई भी नहीं है। मैं किसी खातिर अमेरिका नहीं छोड़ूंगी। वहाँ का माहौल मेरे बच्चे के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। आनंद मेरी बात पर हंसकर कहता कि पहली बार मैंने ऐसी माँ देखी है जो अपने बच्चे के लिए अपना घर बार तक छोड़ दे, अपने सारे रिश्तों को भूल जाए। अगर हम अखिल को बाहर का नज़ारा नहीं दिखाएंगे तो वो सिर्फ घर में ही बंद रह जाएगा। इसे बाहर निकलने दो ताकि वो दुनिया को देख सके। मगर मैं उल्टा आनंद से लड़ने लगती कि अभी मेरा बच्चा छोटा है और तुम इसे दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार करने की बात कर रहे हो। हम दोनों ही इसे संभाल लेंगे। आनंद चुप हो जाता और अकेला इंडिया चला जाता, क्योंकि थोड़े समय बाद ही वो अपने रिश्तेदारों, घर वालों को याद करके उदास हो जाया करता था। कई सालों बाद मुझे अपने कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी। मेरे बेटे के डॉक्यूमेंट्स अधूरे थे और मेरे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। मुझे वो डॉक्यूमेंट मेरे घर से ही मिल सकते थे और कितने ही सालों से मैंने आशु और चाचा चाची से कोई संपर्क नहीं किया था, तो मेरे पास उनका नंबर भी नहीं था और उनसे संपर्क करने का कोई ज़रिया भी नहीं था।
इसलिए मजबूरन मैं इंडिया चली आई और घर की तरफ रवाना हो गई। आनंद ने कोशिश की थी मेरे साथ आने की, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिल सकी थी, क्योंकि वो 2 महीने पहले ही इंडिया में चक्कर लगा कर गया था और लगभग 1 महीने की छुट्टी लेकर आया था। गली में दाखिल होते ही मैं हैरान रह गई, क्योंकि हर चीज़ बदल चुकी थी। छोटे छोटे कच्चे मकान अब बड़ी और पक्की दुकानों में बदल चुके थे। बड़े और पक्के हो चुके थे। पुराने लोगों के चेहरे नज़र नहीं आ रहे थे और कोई पहचाना सा चेहरा भी नहीं मिला। मैं अपनी बड़ी गाड़ी में बैठे इधर उधर के माहौल को देखते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। जैसे ही गाड़ी घर की गली में गई, वो पल याद आ गए जो माँ बाप के साथ गुजरे थे। कुछ खुशी के थे और कुछ दुख के। मेरी आंखें भीग गईं। पुराने मोहल्ले में वापस आकर मैं फिर से पुरानी स्वरा बन गई थी। अमेरिका में रहते हुए जो व्यक्तित्व मैंने बना रखा था, वो कुछ पलों के लिए गायब हो गया था। अब मैं अमेरिका की मैम नहीं, बल्कि अपने मोहल्ले की स्वरा थी। मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। मैंने दिमाग पर जोर देने की कोशिश की कि मेरा घर कैसा था, लेकिन पूरी तरह नक्शा मेरे दिमाग में ना आ सका। हाँ, मगर इतना याद था कि कच्ची दीवारों की जगह पक्की दीवारें थीं और वो आंगन जहाँ पर फूल पौधे लगे हुए थे, वहाँ पर अब मार्बल लगा हुआ था। मैं घर के अंदर जैसे ही दाखिल हुई तो आगे नज़र पड़ी तो मेरी आत्मा जैसे हिल गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया था। ऐसा लगा था जैसे आसमान टूटकर मेरे सर पर गिर पड़ा हो। कहीं न कहीं मेरी अंतरात्मा हमेशा मुझे कचोटा करती थी कि मैंने अपने भाई के साथ अच्छा नहीं किया। उसने अपना बचपन मेरे लिए कुर्बान किया था और अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत दिन बर्बाद किए थे। वो दिन जब उसे आगे पढ़ने थे और अपने लिए कुछ करना था, वो सब उसने मेरे लिए मेहनत करते हुए गुजार दिए। लेकिन मैंने कभी भी इन विचारों को ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया था। लेकिन आज जब अपने पापा के घर में आई तो जैसे हर दीवार मुझे शीशा दिखा रही थी। मैं तड़प कर रह गई और कानों पर हाथ रखकर ज़ोर से चीखी। पुरानी यादों की गूंज मेरे दिमाग में ऐसी गूंज रही थी जैसे खाली बर्तन में पत्थर डालकर उसे हिलाया जाए और उससे गूंज पैदा हो। थोड़ी देर बाद मुझे अपनी टांगों पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। मैंने आंखें खोली। सामने एक नन्हा सा बच्चा था जो मेरी टांगों से चिमट कर खड़ा हुआ था। वो मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था और अचानक कहने लगा, बुआ आप आ गई। वाह पापा, पापा देखिए, आप हमेशा कहते थे ना बुआ एक दिन ज़रूर आएंगी, और बुआ आ गई। वो अंदर की तरफ भाग गया। जब मैं धीरे धीरे कदम उठाते अंदर गई, अंदर तो बाहर से भी ज़्यादा शान और शौकत टपक रही थी। हर चीज़ कीमती थी और चारों तरफ से घर के लोगों की दौलत दिख रही थी। मैं आगे बढ़ी तो एक नौजवान और स्मार्ट आदमी को सोफे पर बैठे हुए देखा। वो भी मेरी तरफ देख रहा था और उठ खड़ा हुआ। उसके होंठ हिले और मुझे पहचानने में एक पल भी नहीं लगा। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना भाई आशु था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और आशु के गले लग गई। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और बार बार आशु से माफ़ी मांग रही थी। मुझे माफ़ कर दो आशु, मुझे माफ़ कर दो। मैंने लौटने में बहुत देर कर दी। मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मैं तुम्हें भूल गई। मैं अपने भाई को भूल गई। मैं कितनी स्वार्थी बहन हूँ। काश अपनी खुशियों में खोने से पहले मैंने एक बार तुम्हारे बारे में सोचा होता, तुम्हारे बलिदानों के बारे में सोचा होता कि तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मुझे माफ़ कर दो आशु। मैं बार बार रो रही थी और एक ही बात कह रही थी। आशु ने मेरे सर पर थपकी दी और कहने लगा, दीदी परेशान न हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और संतुष्ट भी हूँ। हाँ, मगर आपका बात ना करना मेरा दिल दुखा गया। मैं कितना समय आपके लिए परेशान रहा। फिर आपने एक दोस्त के भाई से आपके बारे में पता करवाया। वो भी अमेरिका में था और इत्तेफाक से आपके घर से 3-4 गलियां दूर रहता था। उसने आपको ढूंढा और आपके बारे में सारी मालूमात मुझे दी। तब मुझे पता चला कि आपने शादी कर ली है और आप अपने पति के साथ खुश हैं। पहले मैं आपके लिए परेशान होता था कि कहीं मेरी बहन के साथ कोई हादसा न हो गया हो, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। ना जाने ऐसी क्या मजबूरी थी कि मेरी बहन मुझसे बात ही नहीं करती। मगर जब मैंने सुना कि आप सेटल हो चुकी हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं और शादी भी कर ली है, तब मैंने आपका पीछा छोड़ दिया। हमेशा आपकी खुशियों के लिए प्रार्थना की और अपनी ज़िंदगी में अपने लिए रास्ते बनाने लगा। चाचा की बातों का मुझे देर से सही मगर एहसास हो गया था कि वो ठीक कहते हैं। मुझे सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए था, मगर आपके बारे में सोचकर भी मैंने कोई गलत काम नहीं किया था। आप मेरी बहन थी, आपका मुझ पर कर्तव्य था और मैंने वो कर्तव्य निभा दिया। आशु, मैं एक बार फिर रो पड़ी थी और उसका नाम लिया।
आशु ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगा, बैठ जाइए। फिर नौकरानी को मेरे लिए ठंडा पानी लाने को कहा। नौकरानी फौरन ठंडा पानी ले आई। इतने में कमरे से सुंदर सी लड़की बाहर आई। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा तो आशु कहने लगा, ये मेरी पत्नी सिमी है, हमारे पापा के दोस्त अरुण अंकल की बेटी। अंकल ने सिमी की शादी मेरे साथ उस समय की जब मैं कुछ भी नहीं था, मगर सिमी के आने से मेरे भाग्य खुल गए। सिमी बहुत अच्छी और धैर्य वाली औरत है जिसने मुझे जीना सिखा दिया। इसने मेरे साथ मिलकर दिन रात मेहनत की। मेरे चाट और समोसों का कारोबार जो मैं ठेले पर करता था एक छोटी सी दुकान में बदल गया। फिर देखते ही देखते मैं 3 बड़े होटलों का मालिक बन गया। हमारे होटलों में सिर्फ चाट और समोसे ही बेचे जाते हैं। वो इतने मशहूर हैं कि हमने कभी कोई और खाना बनाने का सोचा ही नहीं। सिमी के मेरी ज़िंदगी में आने की ये वजह है कि आज मैं सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि भगवान ने मुझे औलाद भी दी है। आशु के अच्छे हालात के बारे में सुनकर जहाँ मुझे खुशी हुई वहाँ बेपनाह शर्मिंदगी ने भी घेर लिया। काश मैंने अपने भाई की खबर रखी होती। हर इंसान को भगवान उसके नसीब के मुताबिक देता है। न जाने मैंने ये कैसे सोच लिया कि मेरे हिस्से का मुझे अपने भाई को देना पड़ेगा। हालांकि भाई ने भी तो मुझे अपनी कमाई दी थी, लेकिन जब मुझे इससे कुछ देना था तो मेरा दिल छोटा पड़ गया। अपने भाई से मोहब्बत के मामले में मैं बहुत छोटे दिल की साबित हुई। थोड़ी देर बाद वो बच्चा जो बाहर बुआ कहकर मेरी टांगों से चिमटा था दोबारा आकर मुझसे लिपट गया। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारी बुआ हूँ? तब वो बच्चा कहने लगा, पापा हमेशा आपका जिक्र करते हैं, कहते हैं आपकी बुआ बहुत प्यारी हैं और मैं आप पर गया हूँ। जब मैंने आपको देखा तो मुझे विश्वास हो गया कि आप ही मेरी बुआ हैं और मैं फ़ौरन आपसे लिपट गया। देखे ना मैं कितना होशियार हूँ, आपको देखते ही पहचान गया कि आप मेरी बुआ हैं। वो मासूमियत से आंखें झपकते हुए बोल रहा था और मुझे उसमें आशु का बचपन दिखाई दे रहा था। मैंने एकदम ही उसके माथे पर होठ रख दिए और एक बार फिर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कुछ दिन इंडिया में बिताए। आशु के पास रही, उसके साथ बहुत सी बातें की और बार बार उससे माफ़ी मांगती रही। आशु ने मेरा दिल बड़ा किया और ये कहा कि मैंने कभी आपके लिए अपने दिल में कोई शिकवा नहीं रखा। मैंने जब भी आप पर खर्च किया तो कभी ये नहीं सोचा कि आप मुझे इसका बदला देंगी। मेरे नसीब का भगवान ने मुझे दिया और वही मेरे लिए काफ़ी है। हाँ, आपका संपर्क ना करना मुझे तकलीफ़ ज़रूर दे गया था, लेकिन अब आप यहाँ आकर वो तकलीफ़ भी दूर कर चुकी हैं। कुछ दिन मैंने वहाँ गुजारने के बाद अपने पेपर्स लिए और थोड़े दिन बाद अपने ससुराल में रहकर वापस अमेरिका चली आई। मगर अब यहाँ मेरा दिल नहीं लगता। आशु के साथ खून की वो कशिश जो पहले कहीं खो गई थी एक बार फिर से ज़िंदा हो गई है। अब मेरा दिल हर समय चाहता है कि मैं इंडिया चली जाऊँ और अपने भाई के साथ और समय बिताऊँ, मगर अब बीता हुआ समय लौट कर नहीं आ सकता। वो अमेरिका जिसके लिए मैंने सब कुछ भुला दिया था, आज वो ही मुझे काट खाने को दौड़ता है और शायद यही मेरी सज़ा है। स्वार्थी इंसानों के लिए भगवान दुनिया को कभी स्वर्ग नहीं बनाता, इसलिए शायद मेरी ये दुनिया भी स्वर्ग नहीं रही। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।